बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में मुआशी तौर पर अगर इशारे देखे जाएँ तो एक तरफ वज़ीर आज़म जो हैं वो IMF हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना जो हैं वो बता रहे हैं कि 251 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और इन टैक्सेस का जो इत्तलाक है वो गरीब आवाम के ऊपर नहीं होगा। ये समझ से बाला तर है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैक्स लगे और टैक्स का एक आम सारिफ तक ताल्लुक ना जाए, ये हमें समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है तो नए कितने लोग टैक्स दायरे के अंदर दाखिल किए जा रहे हैं। टैक्स बेस और रेट के अंदर जो फ़र्क है उसको वाज़ेह करना होगा। पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पे इशारिये को बेहतर करना है तो उसके लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बेहतर करना है। हमारे वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं होता तो हमारे पास फिर प्लान B भी मौजूद है, और अगर IMF के साथ मुआहिदा हो जाता है तो बिस्मिल्लाह। एक तरफ पहले लंदन प्लान की बातगीत सुनाई देती थी और अब दुबई प्लान की बातें भी हो रही हैं। ये दुबई में जो इकट्ठ हो रहा है इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या है, इसी मंजरनामे में बात करेंगे राना साहब की तरफ। राना साहब, मीटिंग्स पहले बड़ी बड़ी हुआ करती थी लंदन के अंदर, लंदन में बुलवाया जाता था, लेकिन अब की बार ये दुबई का जो इंतखाब किया गया है, करीब तरीन का जो इंतखाब है, इसके पीछे वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हुक्मरान हमारे हैं, हुकूमत हम पे करते हैं, वोट हमसे लेते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, जबर हम पर होता है, पाबंदियाँ हम पर लगती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग जो है पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला कभी भी ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं करते। पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला, पाकिस्तान की अवाम की किस्मत का फ़ैसला, पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार किस तरह मुंतकिल करना है, पाकिस्तान में इंतखाबात किस तरह कराने हैं, पाकिस्तान के अंदर आइंदा हमने क्या करना है, उसका फ़ैसला किसी ना किसी और मुल्क में बैठ के होता है। ये हमारी बदकिस्मती है, ये किसी मुल्क का कसूर नहीं है, किसी मुल्क का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम ऐसे सियासतदानों के पीछे लब्बैक कहते हुए चलते हैं, जो सियासतदान अपने मुल्क के फ़ैसले, अपने मुल्क की मीटिंगें, अपने मुल्क की तकदीर, आवाम के मुतल्लक फ़ैसले अपने मुल्क में करना गवारा ही नहीं करते। लेकिन इस वक्त दुबई बना हुआ एक बैठक, सियासी बैठक, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर मौजूद हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम सामने नहीं आ रहे, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा पसे पर्दा रह के काम करते हैं। वहाँ पर फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों के बाद कुछ लोग उम्रे हज पे चले जाएंगे, कुछ जो है वो वापस आ जाएंगे, और फिर हमें अचानक से पता चलेगा कि जनाब ये फ़ैसले हो गए थे और इन फैसलों का हम पर इतलाक होगा, और हम गूंगे बहरे बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। हम में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि हम उस पर अमल ना करें। हम वो बनेंगे जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। या सर, किसकी बात आप कर रहे हैं? मौजूदा हालात के अंदर अगर आप ये बात करें कि मौजूदा हालात में ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, नहीं आया। दुबई, मुझे एक बात बता दें ज़रा, दुबई से पाकिस्तान का कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे से भी कम लग जाता। 3 वक्त का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला रहा हो, सबसे बड़ी सियासी जमात का अपने आप को वो सरबराह कहता हो, हालांकि वो सबसे बड़ी सियासी जमात नहीं, तो उसके बावजूद यहां पे नहीं आ सकते, वो यहां पे नहीं आ सकते। दुबई बैठे हैं, दुबई से आगे चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आते हुए मुझे नहीं समझ आती। शायद उन्हें भी लोड शेडिंग का डर है, शायद उन्हें भी ये डर है कि आटा महंगा मिलेगा, शायद उन्हें भी ये डर है कि यहां पर आके जनाब बिजली, गैस, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, शायद उन्हें यह भी डर है कि यहाँ पर मेडिसिन जो है वो नायाब हो गई है, शायद उन्हें यह भी डर है कि पाकिस्तान के अंदर अब एजुकेशन भी ख़त्म होती जा रही है, शायद उन्हें यह भी डर है कि यहाँ पर लूट मार बहुत ज़्यादा है, शायद उन्हें यह भी डर है किसी चौक में भी, किसी चौराहे में भी कोई भी खड़ा करके लूट सकता है। लेकिन वो जिस मनसब में हैं, उनकी हुकूमत है उनके भाई की, उनको कौन तंग कर सकता है? दुबई बना हुआ है पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने वाले सियासतदानों का। किसी ने आंख का ऑपरेशन कराना है, या सर किसी ने आंख का ऑपरेशन कराना है, दुबई चला जाता है। किसी ने कान का ऑपरेशन कराना है, वो दुबई चला जाता है। किसी ने वैसे आराम करना है, वो दुबई चला जाता है। आप और मैं यार यहाँ पे मरते हैं, बाकी तो सियासतदान तो मजे ले रहे हैं, बाकी तो पूरी कौम धूप में मार रही है, गर्मी में मार रही है, लोड शेडिंग में मार रही है। आप क्या समझते हैं राना साहब, किस तरह के फैसले मुतवक्के हैं जो आप कह रहे हैं कि जिसका इतलाक हम पे हो जाएगा? किस किस्म का फैसला हो? फैसले ये होने जा रहे हैं जनाब, मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कब होने, नंबर 1।
वापसी के लिए शर्त रखी गई है। वो शर्त मैं इसलिए यहाँ बयान नहीं कर सकता कि जब नाम आएगा तो हम और मैं आप और आप को बहुत से नाम ले नहीं सकते, तो कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों पे देखा जाएगा कि इन शर्तों के हवाले से क्या है। उसके बाद कुछ चीज़ें रखी गई हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, इलेक्शन कब होने हैं, किन के साथ इत्तेहाद करना है, किन के साथ इत्तेहाद नहीं करना। मियाँ साहब तब्दील होती रहती हैं, मियाँ साहब तब्दील होती रहती है। आप मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि इक़्तिदार के दरवाजे उनके लिए खुल जाएँ, पार्लियामेंट के दरवाजे उनके लिए खुल जाएँ, आइंदा का इक़्तिदार भी 5 साल का उनका हो और उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी बारी ले ले। जबकि पीपल्स पार्टी वाले भी वहाँ पहुँच चुके हैं या पहुँच रहे हैं या पहुँच जाएंगे, वो भी अब ये कहने जा रहे हैं जनाब वादा हमसे था तो वादा वफा करना पड़ेगा। अगर आप वादा वफा नहीं करेंगे तो हम भी फिर बहुत सी चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। फिर पर्दे में क्या है, हम पर्दा उठा देंगे, पर्दे के पीछे अगर मफरूज़ात के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाहती है, लेकिन ग्राउंड क्या बनाई जाएगी, किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में ख्वाहिशात के ऊपर है। यानी आप रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, जनूबी पंजाब यहाँ के लोगों से अगर मुलाकातें कर लें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ से आपने अक्सरियत हासिल कर ली है, चंद लोगों से मुलाकात करने तो इलेक्शन हुए जो होने हैं 100% होने। एक तो आपको ये खबर है कि इलेक्शन 100% होने, और दूसरी खबर ये इसी साल ही जी इसी साल होने, और ये जो मुद्दत बढ़ाने का ख्वाब था ये चिकनाचूर हो गया। और दूसरी बात ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है। दूसरी बात कि बंदे तोड़ने से वोट नहीं टूटते, तो वोट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ से मिल लिया, वहाँ से मिल लिया, जाके किसी जगह सनतकारों से मिल लिया, किसी जगह सियासतदानों से मिल लिया और तो अवामी वोट आ गए। नहीं, अवामी हमायत हासिल होती। अवाम तो आजकल PDM की हुकूमत को इस कदर बुरा कह रही है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे कोई एक ऐसा इलाका दिखा दें, कोई ऐसा इलाका, मैं आप चैलेंज कर सब इलाकों को डाल के मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर बिजली मुसलसल आ रही हो, जहाँ बिजली का बिल मीटर के मुताबिक आ रहा हो, जहाँ पर पानी आ रहा हो, जहाँ पर गैस आ रही हो, जहाँ पर सस्ती रोटी मिल रही हो, जहाँ पर सस्ता सालन मिल रहा हो, जहाँ पर क्राइम की रेशो कम हो। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट ना जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे भी ये सब कुछ है। बिल्कुल गलत बात है, सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। आप या सर आप ये कहें नहीं, PMLN का जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे बिजली नहीं आती सर? भाई वो तो जनरेटर लगे हुए हैं, वो सारा कुछ लगा हुआ, छोड़ दे यार। इलाके पूरे की बात करें ना, मालटोल में कितने लोग रहते हैं उनकी बात करें, हम तो बात करते हैं पूरी कौम की। क्या हो रहा है आज MKM वाले चीख रहे हैं कि जनाब बिजली नहीं हमारे उधर, गैस नहीं हमारे उधर, बिल इतने हैं। आप लोगों को जाके पूछें, खुदा की कसम ना रात को नींद पूरी होती है ना दिन में सोने का तसव्वुर है, क्या करें। अब जाके अपोजिशन जो बराए नाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अब तो नूर आलम खान साहब भी भड़कना शुरू हो गए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि लोड शेडिंग ये करते हैं, बातें हमें सुनना पड़ती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कौन सी अपोजिशन, ओ यार जाने दे, खुदा का वास्ता है, नूरा कुश्ती आप करवा रहे हैं। आज कह दिया ना अपोजिशन, कहे ना वहाँ पे। आज वजीर खजाना ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब का शुक्रिया अदा किया है कि आपने बजट की मंजूरी में हमारा साथ दिया। मैं कह रहा हूँ क्या कमाल बात है, आप तो करेंगे, आपके तो वैसे भी शहर क्या है। कमाल का अपोजिशन लीडर चुना आपने यार, कमाल का अपोजिशन लीडर चुना है। और शुक्रिया अदा करना चाहिए था उन्हें, क्यों नहीं करना चाहिए था कि वाद हुकूमत है जिसमें अपोजिशन लीडर भी उनकी तारीफ करता है। वाद हुकूमत है जिसके अंदर अपोजिशन भी हुकूमत है, हुकूमत भी अपोजिशन है। वाहिद अपोजिशन लीडर भी हैं जो आने वाले इंतखाब में मुमकिन तौर पर हुकूमत की तरफ से अपना पार्टी टिकट लेना नहीं, टिकट वो लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद किसी और मुल्क की लें। मैं आपको ये ठीक कह रहा हूँ, आप इंतजार तो कीजिएगा। क्यों यासर साहब, आज मेरी बातें आप है ना, इंतजार कीजिएगा। ये बहुत सी चीजें बड़ी तेजी से पाकिस्तान का बदल जाती हैं। मुआशी मंजरनामा और सियासी मंजरनामा ऐसा है, या तो आप रो सकते हैं या आपको हंस के गुजारा कर लेना चाहिए। बसूरत दीगर ये मुस्तकम रहने वाली तो पोजीशन है ही नहीं ना, तो रोने की आदत डाल के खुद को हल्कान क्या करना है, फिर हंस के वक्त गुजारी कर लेते। हाँ, ये तो बात दुरुस्त है, ये तो बात दुरुस्त है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन यासर अल्लाह की ज़ात हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस मुल्क के हालात देख कर, इस मुल्क के हुक्मरान देख कर, आज आपको पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दी गई है, आज आप पे टैक्स लगा दिए गए हैं, आज आपको हर वो तोहफ़ा दिया गया जिससे आप पहले खुश होते थे कि हमें ये तो ये ऐसा नहीं होगा। अमीर पर टैक्स लगेगा, वो पैसे गरीब से निकालेगा। अमीर पे टैक्स लगेगा, उसका असर गरीब पे होगा, अमीर पे क्या असर होगा?
ये ऐसे झूठ करते हैं, सब एक ड्रामा शुरू हुआ है, चल लेते फिर ड्रामा जितनी देर चलता है। राणा साहब, आप क्या समझते हैं, बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा भी चल रही हैं, क्या आप ये समझते हैं कि इलेक्शन में जाने के लिए ये कोई ऐसा मुआशी मंजरनामा बना पाएंगे जिसको बेच सकें? कुछ नहीं बेच सकते, खत्म हो कोई गया। 2-3 महीने के लिए बेच सकते? ये सिर्फ बेचना चाहेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी शख्सियत को। अच्छा, लेकिन देखना होगा मुकाबले में कौन है। देखना ये भी होगा कि खरीदार उसको किस हद तक खरीदते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, एक तरफ सिंध पे अजारादारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तगोदो है, वो नारे लगा रही है, वो दावे कर रही है कि सिंध को फतह किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद वो ये समझती है कि सिंध पे अजारादारी तो है ही, पंजाब पे अजारादारी भी हासिल की जाएगी और उसके साथ साथ वफाक की मसनद इक़्तिदार भी अपने पास रखी जाएगी। अब इसके पीछे कुलिया कौन सा होगा? सीट एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों है? अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती तो फिर किस तरीके से ये अक्सरियत हासिल की जा सकती है कि जिसके बाद वफाक पे हक के हुक्मरानी को जताया जा सकता है? सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। तैमूर साहब, एक दूसरे पे बयानबाजी होती रही, लेकिन बयानबाजी वहां पे थमी जहां पे चेयरमैन पीपी ने यह कह दिया कि वज़ीर आज़म तो पीपल्स पार्टी के भी हैं। अब हमें यह बताइए कि इस वक्त बैड गवर्नेंस जो हमें देखने में आ रही है, इस वक्त जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, तारीख की बदतरीन कसाद बाजारी पाकिस्तान के अंदर जारी है, इसका मलबा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पे भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहां तक बात है हुकूमत की, तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक कोalition गवर्नमेंट है और ऑफ कोर्स वी आर बोथ ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम हालात को बेहतर करें। जिन हालात में हमें ये मुल्क मिला था, जो इस मुल्क की हालत, मईशी हालत की थी, वो तो आपके मेरे सामने है। आज जो हमें मसले मसाइल हैं, क्यों हो रहे हैं, IMF क्यों 9 मीटिंग करने के बावजूद भी जो है अभी तक हमें जो है रेडी नहीं है डील करने के लिए और पैक्ट बनाने के लिए। वाई? क्योंकि उनका एतबार टूटा हुआ है। इनसे डील करके, IMF को आगे करके, हर चीज पे साइन करके, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद का मैं मानता ही नहीं हूं आपकी डील को। तो ये चीजें हैं, ये जो कांटे हैं वो हम निकाल रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि 1 साल की गवर्नेंस में हर चीज को परफेक्ट कर दें, पर चीजें बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। और इलेक्शन के बाद आपकी, जो कि 2 महीने में इलेक्शन के बाद आपकी जो है बहुत ही एक बेहतर, क्रेडिबल और सस्टेनेबल हुकूमत आएगी, जिसके बाद आपके मुआशी बुलान भी सारे स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इट्स अ गेम। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो कोई हमारा नून लीग का आपस में झगड़ा नहीं है, हमारा कोई इस पे टकराव नहीं है। एक राइट है, अगर मेंबर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेशनल असेंबली के ज्यादा होंगे तो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर बराबर ही बनेंगे, अगर कम होंगे तो नून लीग के साथ बैठ के बात कर लेंगे। और मैं समझता हूँ हमारी जो एक पॉलिसी है, जो भी सदर जरदारी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनके लिए सियासत अभी सेकेंडरी है, प्राइमरी ये मुल्क पाकिस्तान है और इसकी मईशत है, जिसके लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो दिस इज ऑलवेज देयर। जहां तक आपने बात की तैमूर भाई बड़ी अच्छी बात जरदारी साहब ने कल की और ऐसे ही तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए। आज इसाक डार साहब की तकरीर आपने सुन ली होगी असम्बली में। आज पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई, आज मज़ीद टैक्स लगा दिए गए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं, मैं क्या आपसे समझ लूँ, आप तो सियासतदान भी हैं और ज़्यादा हमसे समझदार भी हैं। उन्होंने कहा जी जो हम टैक्स लगा रहे हैं उसका गरीबों पर असर कोई नहीं पड़ेगा। मुझे बता सकते हैं किस तरह गरीबों पर असर कोई नहीं पड़ेगा? नहीं जी, जब आप एक पेट्रोलियम जैसे आइटम पर लेवी लगाएंगे तो वो तो हर चीज को, हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को टच करेगी। और जब आपकी प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ती है तो हर चीज बढ़ जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। तो ऑफ कोर्स दिस विल अफेक्ट। पर फिर भी डार साहब ने कोशिश पूरी की है कि एक तरफ से IMF ने जो कमिटमेंट्स लिए हैं उन पर भी पूरा आए और दूसरी तरफ अवाम पर भी ज्यादा बोझ ना आए। पर डार साहब मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, ऊपर से बहुत जल्द हमारे इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये सब चीजें तो हम देख रहे हैं, सोचते हैं। अच्छा, आपको डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन अगर दिखाई देती है तो जरदारी साहब
ये जो बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, सरमायाकारों से, मईशतदानों से, वो ये बताते हैं कि इसका हल मेरे पास मौजूद है। अगर हल आपके पास मौजूद है तो इसी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए होगा, तो उसमें से थोड़ा सा हल आप डार साहब को भी दे दें ताकि आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी कोई साख ही बच जाए। सर, हम बिल्कुल उनको एडवाइस करते भी हैं, एडवाइस करेंगे भी, पर जो बात सदर जरदारी कर रहे हैं वो करें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो हम बाहर से मुल्कों से पैसा लेते हैं वो समझते हैं कि ये पैसा इन्हीं बिजनेसमैन से इन्वेस्ट कराएंगे और इनको कमिटमेंट्स देंगे, और जरदारी साहब की जब कमिटमेंट होती है तो उस पर लोग उस चीज को मानते हैं क्योंकि बात के पक्के हैं। अच्छा, मैं राना साहब सवाल करेंगे, मुझे ये बताइएगा, जरदारी साहब की कमिटमेंट्स लोग मानते हैं तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब की नहीं मान रहे? वो टर्की में जाके वहां के सरमायाकारों को राम करने की कोशिश करते रहे, दीगर ममालिक में भी जब गए तो वहां पर भी उन्होंने सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने की बात की, लेकिन उस सब के बावजूद एक तो वो COP27 जो शर्मुल शेख में हुई थी, वहां पे $1 बिलियन की जो पाकिस्तान के अंदर इमदाद देने का ऐलान हुआ था वो भी नहीं आई, ये टर्की और दीगर ममालिक से सरमायाकारी भी नहीं आई। तो ये शख्सियात की वजह से नहीं आ रही या हालात की वजह से नहीं आ रही? मेरे ख्याल से जो कमिटमेंट्स हमारे साथ हुई हैं वो ऑनर जरूर होंगी, पर उनका टाइम पीरियड होता है। अगर कोई बात एक मुल्क कर देता है तो उसके फाइनेंशियल ईयर का भी हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि कब और किस हिसाब से हमें देंगे। मैं नहीं समझता टर्की जैसा मुल्क बात करने के बाद कभी मुकर जाएगा, या COP27 की आपने बात की, तो ये दिस इज आई थिंक अ मैटर ऑफ टाइम। वी कैन नॉट कमांड देम कि भाई हमें आप जो कमिटमेंट की थी राइट अवे अभी का भी दे दो। वो जिस पेपर वर्क पे वो टाइम लिखा होगा उस पर मिल जाएगी। तैमूर भाई, हम आपसे इस सारे हम जिनेवा वाले या बाकी मामलात वाली बात करें आपसे कोई 5-6 माह गुजरने के बाद। नहीं, वो हम भी नहीं कर रहे, वो वजीर आजम कल कर रहे हैं। 6 माह गुजरने के बाद, 6 माह गुजरने के बाद तो वो तो इमदाद 30 सैलाब से जो तबाह हाल हमारा पाकिस्तान हो गया था, तो अब तो काफ़ी हद तक लोग बेचारे बसना भी शुरू हो गए हैं। अब तो नए घर भी बनना शुरू हो गया है, कुछ आप लोगों ने भी किया, कुछ बाकियों ने भी किया। तो मुझे बताएं वो महीने कब आने हैं? क्या वो इस हुकूमत के बाद आएंगे? कब आएंगे? या इस हुकूमत पे एतबार नहीं है? एक तो आपको मैं बता दूं ये कि जो अभी तक जो भी इमदाद आई है जो फ्लड विक्टिम्स के पास गई है उसमें 80% जो है वो सिंध हुकूमत ने खर्चा किया और 20% फेडरल गवर्नमेंट में। अब जब जो कमिटमेंट की है 20 अरब की वो आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारा जो है 50-50 सेटल हो जाएगा। तो अभी तक सारा कुछ हमने किया है। और अब ये इमदाद कब आएगी ये तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को भी नहीं पता होगा कि कब इमदाद आई है। अगर उन्हें कंफर्म होता तो शायद वो ये अनाउंसमेंट आपको मुझे आके दे देते। नहीं तो फिर उसके बाद तैमूर भाई इतना जश्न मनाना, असम्बली में तकरीर करना, कितनी बेहतरीन हमने कामयाबी हासिल की, अगर पता ही नहीं था कि 6 माह बाद भी नहीं आनी, तो फिर क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया? बेवकूफ मेरे ख्याल से अवाम का नहीं बन रहा है, हुकूमत का बन रहा है। इनको कमिटमेंट के बाद भी जो है रकम मिली नहीं है। तो ये बातें हैं जिन पे आई थिंक ओनली द टर्किश और द वंस हु हैड कमिटेड वो आपको बता सकते हैं। हमें तो उम्मीद थी और आज भी है, डिले हो गई है ऑफ कोर्स, बट वी आर स्टिल होपफुल कि ये कुछ ना कुछ का हल निकलेगा और हमें मिलेगा। आपने एक और बात की वो मैं भूल ना जाऊं जवाब देने के लिए, जो आपने कहा कि PMLN जो है बड़ी बातें कर रही है कि वो सिंध के अंदर हुकूमत बनाएगी। मैं इस तरफ आने वाला था। तो मैं आपको बताऊं ये जब बात की होगी ना तो सबसे ज्यादा जो है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस बात पे हंसे होंगे कि सिंध के अंदर ये लोग आके हुकूमत बनाएंगे। तो ये जो ना अच्छा, आप फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में इजारादारी के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, हमने तो नहीं कहा पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, पर आपके सामने है ना सर, बड़े रहनुमा हैं जिन्होंने दावा किया है कि पंजाब के अंदर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, समेत बिलावल साहब समेत जरदारी साहब। हाँ, और उसमें यह भी बात हुई कि बिलावल साहब और जरदारी साहब का दिल बड़ा है, हो सकता है कि वो पंजाब में जो CM की सीट है वो नून लीग को दे दे। बिल्कुल, ये बात मैं काफी बार रिपीट भी कर चुका हूँ कि जरदारी साहब दिल के बहुत सखी हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा, उनका दिमाग और सोच भी बहुत बड़ी है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब आए तो हम फिर भी
मेजॉरिटी नंबर्स होते भी इनको चीफ मिनिस्टर से पंजाब में दे दो। मेजॉरिटी नंबर्स कैसे निकलेंगे ये जरा बताइए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीपी के सद तक मजबूत है। जनूबी पंजाब की अगर बात कर लें तो वो डेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी डाल सकती है। उसके अलावा सिंध से नशिस्तें निकल आएंगी। बलोचिस्तान से फिर क्या किसी से इल्हाक करेंगे? तो ये मजमूई तौर पर किस तरह नशिस्तें निकालेंगे? सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसके साथ होगी? अच्छा, सिंध का तो बता दूं ना, हमें जरूरत है किसी की ना कोई इश्यूज है हमारे। मैं समझता हूँ 90% कम से कम सीट सिंध की हम वैसे उठा के आएंगे। अब आ जाए पंजाब में, तो पंजाब में अगर आपने देखा है कितने इलेक्टेबल्स हैं जो सेंट्रल पंजाब से, साउथ पंजाब से में ज्वाइन कर चुके हैं, और कितनों के आज मैं लिस्ट देख रहा था नई बिलावल हाउस में जो पड़ी हुई थी, उसमें तकरीबन 8-10 एक्स MPAs MNAs सारे जो हैं आज ही शमूलियत करके पीपल्स पार्टी में पंजाब से, मेजर डिस्ट्रिक्ट से। आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो मतलब बलूचिस्तान तो पूरा वन साइड कर दिया जरदारी साहब ने। जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी वहाँ के इलेक्टेबल्स हैं, सारे पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और आपको एक और भी मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि जरदारी साहब वापस आने के बाद खुद एक टूर रख रहे हैं बलूचिस्तान का, जिसमें जो बचे कुचे कहीं कहीं नाम थे वो सारे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले। तो जरदारी साहब कहाँ गए? जरदारी साहब कहाँ गए हुए हैं? यही कराची से बाहर हैं। जब वो वापस आएंगे सिंध में, क्या दुबई है या लाहौर है? ये मुझे मालूम नहीं। ये तो बता देना। सुना दुबई आजकल इंशाल्लाह दुबई जाएंगे तो अच्छे काम के लिए जाएंगे। अगर दुबई जाएंगे तो अच्छे अच्छे लीडर से मुलाकात होगी। दुबई पहुंचने वाले तो सारे दुबई पहुंच चुके हैं ना। हो सकता है वो भी पहुंच गए। ये देखना असल बात की तरफ आते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मामला तय हो रहे हैं आज फिर? इंशाल्लाह मामला क्या तय हो रहे हैं कि पहली बारी आपने ले लिया, हमारी हमारी है? नहीं, ये बातें अभी नहीं होंगी। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स आएंगे, जब सीटें हम निकालेंगे। ये बातें तब करेंगे। It's too early for क्या जरदारी साहब मशवरा देंगे मियाँ साहब को कि 2.25 घंटे की फ्लाइट है पाकिस्तान की, आओ इकट्ठे चलते हैं? जरदारी साहब कह रहे थे कि मैं मियाँ साहब को कहूंगा मेरे जहाज में मेरे साथ बैठ, और पंजाबी मुझे कहा कि हम मेरे नाल चल कराची, तो मैं तेन सैर कराना। तो वो मेरे ख्याल से वो पक्का इरादा करके बैठेंगे, मियां साहब को साथ बिठा के लाएंगे। अच्छा, चले मैं इस बात के ऊपर आता हूं। आप कहते हैं जरदारी साहब कमिटमेंट करते हैं तो लोग मानते हैं। अगर जरदारी साहब ये कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब पसोपेश का मुजाहिरा क्यों करेंगे? वो सैर से डरते नहीं। मेरे ख्याल से उनका आने का इतना कोई आसान तरीका नहीं है। उनके इश्यूज हैं, केसेस हैं। मेरे ख्याल से वो हर चीज को सेटल डाउन करके और उसके बाद ही आएंगे। मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले वो सर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस जो है एहतसाब अदालत का, उसमें से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। 5 साल का दायरा कार जो था वो सेनेट से उसकी मंजूरी हो चुकी है, वो अहल भी हो चुके हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ आके पेश हो के वकला के तहत केस को आगे बढ़ाने की है जिसमें सजा है। अब वो तो जब खुद पेश होंगे तो तभी तो बात चल सकेगी। खुद पेश नहीं होंगे तो बाहर बैठ के तो वकला को पेश नहीं कर सकते। तो आज देखते हैं ना, हमारी जब आजकल या जब भी मुलाकात होती है जरदारी साहब की और वो एडवाइस करते हैं मियाँ साहब को आने का, तो मियाँ साहब उनकी बात मानते हैं, उनके साथ जहाज में चढ़ के आते हैं या कोई डेट देते हैं। लेट्स सी। अच्छा, आप इसका मतलब है कि आज तो मुलाकात होगी ना, आज तो बड़ा बाजार लगा होगा, बड़ी गर्मा गर्म। आज तो दुबई जो है ना वो गर्म होगा पाकिस्तानी सियासत के वाले। तैमूर भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे समझा दें थोड़ा सा। फैसला पाकिस्तान का, तकदीर पाकिस्तान की, वोट अवाम का पाकिस्तान के, फैसले पाकिस्तान में क्यों नहीं होते? हम मीटिंगें कभी लंदन में, कभी दुबई में, कभी किसी और मुल्क में बैठ के क्यों करते हैं? अगर कोई शख्स अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं आया, अगर ऐसी कोई मीटिंग कहीं पे होती है, अगर उसके लिए बाहर जाना पड़ता है और वो मीटिंग इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर पॉलिसीज के लिए अच्छी है, तो व्हाई नॉट गो, व्हाई नॉट बी। आप कह सकते हैं जी, मैं तो नहीं कह सकता। अगर आप समझते हैं, दिल पे हाथ रख के कहिएगा तैमूर भाई, मैं आपको जानता हूँ ना, मुझे पता है, आपकी मुस्कुराहट बता देती है ना सारी चीज़ें। दिल पे हाथ रख के कहिएगा मुल्क की माशत के लिए कुछ और है, जहाँ पे गए हैं सारे। ये जो बात पूरी है, जो मीटिंग्स होंगी या जो मीटिंग्स होनी है, तो पॉलिसीज हमारी क्या डिस्कस नहीं होगी इकोनॉमिक? उसमें क्या हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वहाँ पे डिसाइड नहीं होगा? अब तो हमने जरदारी साहब ने ये डिसाइड किया है कि अब जो हमारी पॉलिसीज होंगी, दे विल नॉट बी फॉर 1 ईयर और 1 गवर्नमेंट। हमारी पॉलिसी 20 साल 25 साल की आएगी और वो इम्प्लीमेंट होगी, चाहे कोई भी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, हमारी मुल्क की जो पॉलिसीज है वो चेंज नहीं होंगी। तो ये सब चीजें बैठ के डिस्कस करनी जरूरी है, मैं समझता हूँ।
नहीं तैमूर साहब, अब बात आप कह रहे हैं कि कोई अगर शख्स पाकिस्तान नहीं आया तो जाके बातचीत हो सकती है। सबसे बड़ी मसनद होती है किसी भी मुल्क में उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास ज़्यादा इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाके बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो कोई और हुआ। यार आई डोंट नो, हर किसी की अपनी सोच होती है। मेरे ख्याल से मुल्क में मीटिंग करने में, मुल्क से बाहर मीटिंग करने में तो कोई फर्क नहीं समझता। मेरे ख्याल से आपका अपना सोच होगा, मेरी अपनी सोच है। मेरे ख्याल से इसमें और बहुत चीजें यार डिस्कस करने के लिए, बहुत मसले मसाइल डिस्कस करने के लिए। चलिए आप बता दें तैमूर भाई, हम उसी मसले पे आज डिस्कस कर लेते हैं। आप बता दें आज किस मसले को डिस्कस करें? नहीं आज आप डिस्कस करें मेयर कराची को कि किस दबदबे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई है, और आप ये सोचें कि अब पाकिस्तान में क्या डिस्कस करने के लिए लोड शेडिंग नहीं है कि लोग मर रहे हैं गर्मी से? क्या डिस्कस करने के लिए ये नहीं है कि आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही? क्या डिस्कस करने के लिए ये नहीं है कि जो जरदारी साहब ने कहा कि हमें मुआशी इस्तेहकाम चाहिए? क्या डिस्कस करने के लिए ये नहीं है कि आज इतनी स्टील में, आज इतनी मिलें बंद हो रही हैं? क्या ये डिस्कस करना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेयर कराची से कि जनाब आज मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं कि आज के दिन तक बेचारे लोग जो है तनख्वाहों को तरस रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। वो आपने मुझे चॉइस दी तो मैं तो सियासतदान हूं ना भाई, मैं तो सियासी बात करूंगा। तो सियासतदानों ने ये मसले हल करने हैं ना तैमूर भाई। लोड शेडिंग भी आपकी हुकूमत ने दूर करनी है, वो कौन सी राना अज़ीम या यासा ने करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पूरी ज्वाइंट कोalition के पास आते हैं, और बिल्कुल हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि ये सारे मसले मसाइल नून लीग के हैं, वो जाने, उनका काम जाने। नो, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड वी आर ट्राइविंग आवर बेस्ट, एंड सो इज शहबाज शरीफ। अच्छा तैमूर साहब, एक बात बताइए, मिसाक मईशत के चर्चे फिर से होने शुरू हुए, क्या इस बारे में प्लान तश्कील पाया जा चुका है कि किस किस से बैठ के बात होनी है? कितने स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल होंगे? पिक एंड चूज किया जाएगा या कुली तौर पे पैगाम दिया जाएगा? और अगर ऐसा प्लान बन चुका है तो फिर उसके हवाले से एग्जीक्यूशन कितने अरसे में देखने को मिलेगी? ये बिल्कुल डिसाइड हो गया है कि सब साथ बैठ के मिलेंगे, और ये प्लान क्लोज टू नो वन है, ओपन टू ऑल है, सिवाय एक के सबको साथ बिठाया जाएगा और सबको साथ बिठा के बात की जाएगी। ज्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, पर जो मैंने सुना था वो यही था जो आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट इज नीडेड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अच्छा ये बता दें कि एक शख्स को बाहर निकाल दें, उसकी सियासी जमात को तो रहना चाहिए ना? हाँ, हम इस सोच के नहीं है कि उसकी पार्टी को बैन करना चाहिए। इशू एक शख्स के साथ है, उसकी गंदी जहनियत के साथ है, उसकी मुल्क दुश्मन सोच के साथ है। उसके अलावा पीटीआई के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। पीटीआई हो, ये जो नई बन गई है पार्टी, क्या नाम है इसका, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम, ये सारी जो है ना, ये क्यू लीग हो गई, ये सारी पार्टियां बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। कोई ऐसी कोई ये भी टांगा पार्टी में कहूंगा जो नहीं भी बनी है, तो ये पार्टियां बनती हैं, ये खत्म ना करे। आपके सिंध के सदर बड़े डांटे हैं, वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी को आउट कर देने। बस जी, ख्वाब देखने से तो हम नहीं रोक सकते ना, वो ख्वाब हकीकत वाला हो या वो ख्वाब सोने धोने वाला हो, पर अब वो ख्वाब देखने से हम नहीं रोक सकते। आप जिसको तांगा पार्टी कह रहे हैं, हमें तो सुनने में ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है कि पंजाब में उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। देखिए जी, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो माने जाते हैं अपनी बातों के लिए, वो माने जाते हैं जिस तरह से वो लोगों को बिठा के बनाते हैं। तो मैं तो आपको ये बता दूं, आप सरप्राइज मत होइएगा अगर कोई ऐसा तरीका कार निकले। नून लीग और ये पीपल्स पार्टी के साथ साथ उनको भी ये ऐड कर लें, तो मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं होगी। चलें, अच्छा आप समझते हैं कि आप पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पीएमएलएन के साथ कर लेंगे, तो पीएमएलएन सिंध में हिस्सा नहीं मांगी? मैं समझता हूं अगर ऐसी कोई सीटें हैं सिंध में जहां पर पीटीआई के बाद नंबर 2 पे वोट्स नून लीग ने उठाए हैं, और ऐसी कुछ सीटें हैं भी, सही मैं समझता हूँ, ऐसी सीटें हम उनको दे सकते हैं जिन सीटों पे उनका पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट है, और हम एक एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं होगा। जो सीट पीटीआई के पास थी और इनके पास जाने का वो राइट बनता है, वो वोट्स का डिफरेंस आता है, तो 100 मिला। तैमूर भाई, आपकी बातें हम याद भी रखेंगे और इस पर और कोशिश करेंगे कि कभी दोबारा जब सियासी मैदान गर्म हो तो आपको आपकी बातें भी सुनाएं। तो मुझे ये तो खुशखबरी सुना दें, कौम को सुना दें, चले
कि ये लोड शेडिंग, चूँकि आप कहते हैं कि गुना भी दोनों के हैं, स्वाब इकट्ठे हैं, ये लोड शेडिंग ख़त्म होने का कोई इम्कान है? मैं नहीं समझता कि कल और परसों में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, पर कल परसों नहीं, 2 सालों में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिलावल भुट्टो साहब के आने के बाद आप जो पॉलिसीज देखेंगे उसमें आपके एनर्जी सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत के आने में सवा साल में आप बड़ी चेंजेस देखेंगे। आपने देखिए अभी भी बिजली का बहरान तो है, पर सिंध हुकूमत है ना जिसने थर कोल के थ्रू थर में अपने मेगा प्लांट्स लगा के और बिजली जो है सिंध को नहीं पर पाकिस्तान की ग्रिड को दे रही थी। हमारा सिंध हुकूमत का ही काम है, करनामा है, और ऐसे जब हमें मौका मिलेगा खुल के तो हम और भी बहुत करनामे आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो वो खुल के इस पूरे मामले के ऊपर नजरसानी करेगी और पाकिस्तान में एनर्जी बहरान पे काबू पाने के लिए नए इकदाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मंजरनामा हम देख चुके हैं, इशारा भी कुछ मिल चुका है कि हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हों। अगर जरदारी साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं तो फिर ये मीटिंग किन उमूर के ऊपर हो रही है, और ये जो डिस्कस हो रहा है वहाँ पे, ये मीसाक मईशत के लिए, किसी की वापसी के लिए है, दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए है, या इसमें बहुत सी और चीज़ें भी शामिल हैं? राना साहब क्या समझते हैं, ये जो जोड़ तोड़ इस वक्त हमें दिखाई देता है, इस जोड़ तोड़ में किसी का ज़्यादा जुड़ना तो नहीं दिखाई दे रहा? भैया बात यह है कि ये सारी मीटिंग जो है ना, ये इक़्तिदार के दरवाजे खोलने के लिए है, अपना हिस्सा लेने के लिए है। अगर आप इसमें ये कहें कि पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई खुशखबरी है, आप ये कहें कि पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई चीज़ है, आप यहाँ पे वहाँ पे कहें कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इशारा दिया था कि बहुत से रहनुमा शामिल हैं, तो आपने तैमूर भाई की बात सुन ली कि जरदारी साहब वहाँ पे हैं, तो जब जरदारी साहब वहाँ पे हैं तो कोई और भी वहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ फ़ैसले हो रहे हैं। फ़ैसले यही हो रहे हैं, मत सोचिए कि आप ये सोच के आएँ कि वहाँ से बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है, आप मत सोचिएगा कि वहाँ से बहुत कुछ आ रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो हम गलत हों, अल्लाह करे ऐसा हो और हम गलत हों, लेकिन वहाँ से आ कुछ नहीं रहा, वहाँ पे जा रहा है। इक़्तिदार किसके पास जाना है, फैसले किसने करने हैं, इलेक्शन कब होने हैं, किसको किस जगह पे कितनी सीटें देनी है, ये सारी चीज़ें होनी है डिस्कस, इसके अलावा कुछ नहीं होना यार। अच्छा राना साहब, मेरे ख्याल से आपके पास आज एक एक्सक्लूसिव कोई स्टोरी है करप्शन के हवाले से या नाजायज़ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से। या सर स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। मुझे किसी ने फ़ोन किया और फ़ोन पे मैंने उस पर काम किया, फिर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे एक बड़ी चीज़ होती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई स्टोरी करते हैं ना, 1 मिनट से पहले जो होता है ना वो लोग कुछ ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छा, मज़े वाली बात आज मैं नहीं बताने आया हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अबूरी सेटअप है पंजाब में, और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ बतौर सहाफ़ी भी। मज़े वाली बात, आज मैं आपको सिर्फ 3 या 4 चीज़ें देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ चल रहे हैं जिसमें आपको याद होगा लाहौर में एक रिकॉर्ड चला, बड़ा अहम तरीन रिकॉर्ड चला था कोऑपरेटिव का, बहुत ज़्यादा नहीं, एक जो अनारकली में याद है ना, उसमें एक शख्स को ये सामने चाह रहे हैं इंक्वायरी में शख्स को उसका जुम्मेदार करार देकर गिरफ्तार करवा लिया गया, थाना पर्चा हो गया, पर्चे में वो गिरफ्तार हो गया, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मज़े वाली बात है, उसी शख्स को ज्वाइंट रजिस्ट्रार लगा दिया जाता है, नाम है उसका सेठ इकबाल। और मज़े वाली बात, आप लगाएं ज्वाइंट रजिस्ट्रार, इसमें भी कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। किया क्या गया है, पंजाब जैसे शहर सूबे में लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 11 इजला का चार्ज एक ऐसे शख्स को दे दिया जाता है जिस शख्स के मतलब ये कहा जाता है कि जनाब इस पर करप्शन के भी पर्चे हैं, जिसके मतलब रजिस्ट्रार लिख के जाता है कि यह महकमा इंतहाई करप्ट है और यहां पर यह फला है, जिसके मतलब ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, बाकायदा नैब, एंटी करप्शन और उसके बाद मुकदमात और बहुत सी चीज़ें। क्या पूरे पंजाब में और एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको किसी जगह लगाया जाए? क्या पूरे पंजाब में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है? ये तैनाती हुई कब है? ये तैनाती भी कुछ अर्सा पहले हुई है। और मजे वाली बात है, मुझे पता चला कि ये 19वीं ग्रेड में है, जो पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जी उसका, और 2017 में एक सो मोटो होता है जिसमें यह साबित होता है कि ये रिकॉर्ड जो जलाया गया इसमें यह शख्स मुलव्वस है।
फिर भी उसके इसलिए कि एक बहुत बड़ी सियासी पुष्टपनाही हासिल। अच्छा, ये कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार जो हैं ये तो इस हुकूमत के आने से कोई 5-6 दिन पहले तब्दील हुए। क्या मौजूदा हुकूमत में ये तबादला हुआ या हुकूमत से पहले हुआ है? कहते हैं जी कि देखें, मुझे ये इस बात का नहीं, लेकिन ये मज़े वाली बात है, हुकूमत मौजूदा जो है इसमें उनके पास 3 डिवीजन्स के चार्ज हैं, 11 इजला के चार्ज एक बंदे के पास। उसी सीट के पास होता है? नहीं, क्या 11 डिवीजन की होती हैं? 11 रजिस्ट्रार होता है ना, उसके अंडर होते हैं, लेकिन ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार। ये मुझे तो वैसे ही ये नशिस्त इख्तरा लगती है। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा तो मुझे अच्छा, उसके बाद बड़े मजे वाली बात यह है कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन बाद एक नए लगाए जाएंगे साजिद सैद डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर। इनके कहने पे एक शख्स फजल अहमद रंधावा 18वें ग्रेड में है, लेकिन 17वें ग्रेड की सीट पे बैठा है। मैंने जब जाकर चेक किया कि भाई ये ऐसा क्यों है, पता चला 17वें ग्रेड की सीट 18वें ग्रेड से बहुत बड़ी है। साहब यहाँ पे कुछ मंजूर नज़र जो है ना, वो 18वें ग्रेड के वो स्पेशल सेक्रेटरी भी लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डीजी एंटी करप्शन, सबको इस मामले में पता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, नहीं कोई बिगाड़ सका उन शख्स का। मेरा एक सवाल था, मैंने सारी स्टोरी में जो सवाल निकाला कि 11 इजला हैं, यहाँ पे इससे पहले भी करप्शन होती होगी, बेइंतहा करप्शन होती होगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन 11 इजला में क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी में इतने बंदे ही नहीं हैं कि जिनको लगाया जाए? रजिस्ट्रार तो एक ही होता है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास ये चार्ज तो नहीं होते ना। क्या कितना मंजूर नज़र होगा किसी का, वो कितना मंजूर नज़र होगा कि जिसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट सारे हैं। मुझे किसी ने कहा जी आप उनको फ़ोन करके उनका मौक़िफ़ लें, मैंने फ़ोन करके कोशिश की मौक़िफ़ लेने की, फ़ोन उन्होंने अटेंड नहीं किया, मैंने मैसेज छोड़ दिया, फिर भी फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने कहा चले, मौक़िफ़ लेने का मतलब होता है इस मुल्क में किसी को कहने ना आप फ़ोन करें आप कि आ जाए जी, आप तो कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कहा जी उनके डॉक्यूमेंट सामने लाए जाते हैं और उनके मुतल्लिक़ अफसरान से एक सवाल छोड़ के जाते हैं, समेत मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि मैं जिस मोहसिन नकवी साहब को जानता हूँ वो करप्शन के खिलाफ डट के खड़े होते हैं कि क्या इनकी सिफारिश तगरी है। बाकी जो नाम है जो इन्होंने अपने कार्य खास, सिफारिश एक चीज़ होती है, इस काम में और भी बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि मैं कोऑपरेटिव समझता हूँ ये डॉक्यूमेंट क्या सर, अगर आप देखें ना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ने के बाद ये एक सोमोटो है, इसको पढ़ने के बाद बंदा परेशान हो जाता है कि यार इस सोमोटो के बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो है उसको ये क्या किया है। फिर उसके बाद एंटी करप्शन सिर्फ सिफारिश पे नहीं होती। ये साजिद हुसैन है जिसको जो लग जाएगा, आज मैं आपको एडवांस दे रहा, ये देखें ये एंटी करप्शन की है, ये मेरी नहीं है। उसके बाद अगला आप आ जाएँ, ये नैब के डॉक्यूमेंट्स है, ये नैब का लेटर है, ये नैब का लेटर है, ये हमारा नहीं है, ये नैब नहीं। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि जब ये सारा कुछ है तो फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अवाम जहाँ पर सारा काम ही अवाम का है। ये जो ज़मीनों का फ्रॉड होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, ये जो लूट मार का बाजार गर्म होता है, ये उस वक्त होता है जिस वक्त आपके साथ सरकार का कोई ना कोई शख्स मिला हो, तो फिर अवाम लाखों नहीं करोड़ों रुपए अवाम के लुट जाते हैं। बैरून मुल्क बेचारे जो ओवरसीज बैठे उनके पैसे पाकिस्तान में बैठे, ये कितने लोगों के साथ होता है आपकी सोच से ज़्यादा है। हम तो अभी पटवारी माफिया को कहते थे ना, पटवारी बड़ा तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी में इतने तगड़े लोग हैं कि उनके आगे वज़ीर आला बेबस हैं, उनके आगे वज़ीर आज़म बेबस हैं, उनके आगे मुतल्लिका वज़ीर बेबस हैं, और फिर उनको 3 डिवीजन्स का चार्ज दे दिया जाता है, फिर नीचे लोगों को रखा जाता है। फिर पता चलता है 17वें ग्रेड की जॉब 18वें ग्रेड वाला इसलिए कर रहा है कि वो कहता है 17वें ग्रेड में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि 18वें ग्रेड में शायद वो मुझे चीज़ मिले ना। राना साहब, ये होता है बड़े बड़े ग्रेड्स वाले। मेरे पे भी ये इंकशाफात हुए कि एक पोस्ट ही 18वें ग्रेड की है, 18वें ग्रेड की पोस्ट थी, उस पे 19वें वाला नहीं बल्कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर लगाया गया। वो पहले, उससे पहले एक अच्छी पोस्ट, ये अभी रिसेंटली वो इस वक्त सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, वो इससे पहले एक जगह पे बतौर कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। अब 18वें ग्रेड की पोस्ट के ऊपर वो इस वक्त सर वो इसलिए होगा कि जनाब, और वो सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पे नहीं, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये जो नशिस्तें हैं ये सिर्फ सिफारिश पे नहीं होती। मैं राना अजीम साहब को जानता हूँ और मैं सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पे कह दूँ, ऐसा नहीं है। वो जान पहचान भी नहीं होती, जान पहचान के बावजूद सिफारिश। मैं अभी बहुत सी चीज़ें ना जिक्र नहीं कर रहा जानबूझ के, मैंने डॉक्यूमेंट्स का पलंदा तो इकट्ठा कर लिया, मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि यासर साहब हम किस माशरे में रह रहे हैं।
जहाँ पर जंगल का कानून है, अंधेर नगरी चौबट राज, तगड़े हैं ये लोग, बहुत तगड़े हैं ये लोग। ये ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी है कि आप इनको हिला नहीं सकते, आप इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लेने के बावजूद मजबूर हो जाते हैं, जुर्म साबित होने के बावजूद उसे बेगुनाह लिखना, आप मजबूर हो जाते हैं इनके आगे घुटने टेकने के लिए। क्यों? इनके पास सिफारिशें तगड़ी होती हैं, इनके पास रास्ते बहुत से होते हैं। मैं राना साहब फिर मैं खोलता हूँ। पिछले दिनों, ये अभी कोई 2 महीने पहले की बात है, किसी के वाया मेरे पास एक पैगाम आता है कि ये तायुनाती करवा दें, किसी को आपके कोई जानने वाले होंगे तो कह के करवा दें। मैंने वो बात आगे चला दी, 3-4 लोगों से बात की, जितने कोई रेफरेंस थे कर दी कि मैंने कहा जी कि एक बंदा अहल है, पहले भी इसी सीट के ऊपर मौजूद था और इसको दोबारा यहाँ पे लगा दें अगर बन सकता है क्राइटेरिया या मेरिट। तो पता चला कि उस नशिस्त के ऊपर तो इस ग्रेड से 2 ऊपर वाले ग्रेड वाला ऑफिसर मौजूद है और वो भी तगड़ी सिफारिश के साथ तगड़े माल के बाद लगे हुए हैं। और मुझे बाद में ये मालूम पड़ा कि जो मेरे तक सिफारिश आई है वो जिसके वाया आई है, वहां पे बात ये हुई है कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये बात है वो उस सीट के लिए। अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ एक बंदे से दूसरे बंदे तक पैगाम है। मैं नहीं जानता उसमें कितने चैनल। इसी डर से ना मैंने इसी डर से और ये नहीं कहा कि बार बार फ़ोन नहीं किया, वो यही ना समझे कि हमसे कुछ मांग रहे हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंट सामने ले आओ, सारी चीज़ें सामने ले आओ, सवाल रख दो सरकार के आगे कि जनाब ये एक सवाल है, खुदा का वास्ता इसका जवाब दे दीजिएगा, खुदा का वास्ता अगर इंसाफ हो तो कर दीजिएगा। यहाँ पर थाने बिकते हैं यासर साहब, मैं स्टोरी करके दिखाऊंगा। थाना बिकता है, कौन सा थाना कितने में कहाँ बिकता है, किस थाने का क्या रेट है, किस एसपी का क्या रेट है डिवीज़न का, किस पटवार खाने का क्या रेट है। चले मैं एक वीडियो ला के दिखाता हूं आपको, कल प्रोग्राम में या अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि लाहौर के एक मारूफ तरीन शख्स बड़ी अहम पोस्ट पे लगे हुए, वो डांस पार्टियां किस तरह अरेंज करते हैं और वहां पर आने वाले पटवारी, नायब तहसीलदार आपस में लेन देन किस तरह करते हैं और दफातर में नहीं, उस अड्डे पे काम किस तरह होता है। अगर पाकिस्तान का निज़ाम इस तरीके से चलेगा, इस तरह सिस्टम को कीड़े जो हैं वो दीमक की तरह चाटते रहेंगे, तो सिस्टम बेहतर कैसे होगा। सिस्टम को बेहतर करने से पहले इन कीड़ों की निशानदेही करना ज़रूरी है, तभी आप सिस्टम को बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।